देश में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए ऐसी कुछ मशीनें बनाई जिससे देश का प्रदूषण कम हो। आज भी देश का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली से लेकर आगरा तक प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। आपने देखे होंगे कई मशीनें ऐसी हैं, कई बाइकें ऐसी हैं, कई जनरेटर ऐसे बने जो पहले काफ़ी प्रदूषित करते थे वातावरण को। अब उनमें साइलेंट जनरेटर आ गए हैं, ई बाइक आ गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी बाइक आ गई हैं। तो इन्हीं चीज़ों को बनाने वाले व्यक्ति हमारे साथ हैं विनोद शर्मा जी। विनोद शर्मा जी ने कई ऐसे इन्वेंशन किए, लेकिन आज वो अपने आप को असफल मानते हैं। आखिर क्यों ये असफल मानते हैं, आखिर ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, हमारे साथ बात करने के लिए हैं जी। विनोद जी, आखिर क्या वजह रही कि आपने इतने इन्वेंशन किए लेकिन फिर भी आपको कहीं मदद नहीं मिली और आप सफल नहीं हुए? नमस्कार, मैं विनोद शर्मा। एसेंशियली क्या मैं शुरू से पर्यावरण पे काम किया है। शुरू से मैंने पर्यावरण को बचाने की मुहिम छेड़ी हुई थी। मैं एक आम मैकेनिक हुआ करता था, स्कूटर मोटरसाइकिल का। तो उसमें मैं ये देखता था ज़्यादातर पोल्यूशन पे हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। तो मैंने पोल्यूशन पे काम करना स्टार्ट किया। सबसे पहले एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, जो आप वर्कशॉप चलाते हो उसमें कितना झूठ बोलना पड़ता है। तो उस झूठ के लिए मैंने पिताजी को बोला, इसमें 100% झूठ बोल के तभी इसमें काम होता है। तो उन्होंने उसी दिन मेरा वर्कशॉप बंद करा दिया। उन्होंने कोई भी काम करो, अच्छा काम करो जिसमें देश का नाम हो। मैंने पर्यावरण पे काम करना शुरू करा। सबसे पहले मैंने गैस के व्हीकल्स बनाए। मुझे लगता था कि जो मैं चीज़ बना रहा हूँ, अगर उसमें कुछ सफलता मिलती है मेरे को, तो शायद मेरे को सरकार सहायता प्रदान करेगी। लेकिन मैंने सबसे पहले गैस में 2 व्हीलर कन्वर्ट किया। जिस समय इटली से किट बन के आती थी 50,000 रुपये की, तब वो कार गैस में कन्वर्ट होती थी। मैंने उसी का छोटा मॉडल डिजाइन करके 2 व्हीलर बनाया। और 2 व्हीलर जब उस समय 2 व्हीलर 2 स्ट्रोक में चलता था, यानी पेट्रोल के साथ मोबिल भी डलता था। तो अगर खाली जो पेट्रोल से चल रही है वो खाली गैस से चल सकती है, लेकिन जो पेट्रोल और मोबिल दोनों से चल रही है वो फिर कैसे गैस से चलेगी, उसे लुब्रिकेट कैसे किया जाएगा, उसका भी मैंने तरीका अपना ईजाद किया। लेकिन मैंने सोचा सरकार मेरी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी, पर्यावरण धीरे धीरे बचेगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट को बड़ी बड़ी कंपनियां ले गई और मैं उसे पेटेंट नहीं करा पाया। अगर क्या वजह रही कि शर्मा जी आप पेटेंट नहीं करा पाए? इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? प्रयास के लिए मैंने जगह जगह जहाँ मेरे संभाई में था मैं गया, लेकिन मेरी नहीं चल पाई। सबसे बड़ी बात मेरी जो सोच रही वो ये रही कि जिसके पास दांत हैं उसके पास चने नहीं है। क्योंकि मैंने जितना पैसा इंडिविजुअल इकट्ठा करके बनाया अपना प्रोजेक्ट, अब मेरे को पेटेंट कराने के लिए पैसे नहीं थे। जब साइंस विज्ञान अनुसंधान मेरे आगे आया कि हम इस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, आप हमको दो प्रोजेक्ट। NIF भी आया, भारत सरकार का NIF है, वो भी सबसे पहले आगे आया। उन्होंने कि हम आपके प्रोजेक्ट को आगे करेंगे। धीरे धीरे करके मुझसे डिटेल पूछते गए, मैं डिटेल बता गया उन्हें। डिटेल बताने के बाद मेरे पास जब कुछ नहीं रहा था, मैंने कुछ साल बाद देखा वो प्रोजेक्ट रोड पे चल रहा है। मैंने उनसे पूछा, भाई मेरा प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्या झूठ बोलते हो, आपने बनाया ही नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट चल रहा है। तो उन्होंने वो मेरा प्रोजेक्ट बेच दिया। अभी तक ऐसा मेरे साथ होता हुआ आया। अब तक कितने? क्योंकि धन ना हो पाने की वजह से मैं अपने प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पाया। सरकारी कोई सहायता कभी भी नहीं मिली मुझे, किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। और मैं हमेशा मैंने जो एक पर्यावरण का संदेश दिया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मैंने साइकिल चलाई है, उसकी मेरे पास डिटेल है। आपको मैं डिटेल दिखा सकता हूँ। ये इंडिया टुडे ने छापा है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये डिटेल्स है मेरे पास। ठीक है, 2 महीने की मैंने यात्रा करी थी, केवल पर्यावरण का संदेश देने के लिए की थी। इंडिया टुडे ने भी दिया है मेरे को, 17 पन्नों की स्टोरी है इंडिया टुडे की। जितना वजन मेरे में नहीं है, इससे ज्यादा वजन के मैंने कागज सरकारी दफ्तरों में भागते भागते लगा दिए, लेकिन सरकार की अभी तक आंखें नहीं खुली। क्योंकि मेरी वेदना जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंची अब तक। मैं अपने परिवार का लालन पोषण कैसे कर रहा हूँ, कैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ। आज अगर मैं एक अनपढ़ गंवार नेता बन जाता, मैं कहाँ तक पहुँचता और क्या उम्मीद रखता, शायद आप लोग भी नहीं समझ सकते।
कितने अब तक आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कितने बना चुके हैं आप, और सबसे पहला प्रोजेक्ट आपने कब बनाया? सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट बना 99 में, सन 99 में। जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता था तो मैंने गैस में कन्वर्ट किया टू व्हीलर। जिस समय मैं टू व्हीलर अमर उजाला प्रेस को लेके गया तो प्रेस वाले भी मुझे कहने लगे, भैया ये क्या ले आया, सिलेंडर फट जाएगा, आग लग जाएगी, बाहर निकाली से। जब मैंने उनके सामने स्कूटर में एक्सीडेंटल 2 टुकड़े करके दिखाए उनको, और मेरा स्कूटर चालू था, चल रहा था, तब उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, पॉल्यूशन फ्री है, और जो गाड़ी पेट्रोल में 40 किलोमीटर चल रही है और गैस में 80 किलोमीटर चल रही है, और गैस सस्ती भी है। उस समय 10 रुपये किलो आती थी गैस। 1 किलो गैस में 80 किलोमीटर का आनंद लेते थे। पेट्रोल उस समय 35 रुपये था। तब से मैंने ये काम स्टार्ट किया। उसके बाद आगरे में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज थी जनरेटर इंडस्ट्रीज। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जनरेटर इंडस्ट्री जो तमाम काला धुआं फेंकती थी, उसके ऊपर किसी ने विचार नहीं करा। संसार में, हिंदुस्तान में एक विश्व धरोहर है ताजमहल। वो ताजमहल को देखो आप, उस ताजमहल को कितना काला वो धुआं कोई नहीं देख रहा था। तमाम 36 साल बिजली घर वहाँ चला, पॉल्यूशन का किसी ने नहीं सोचा। मैंने सोचा, मैंने भारत स्टेट लिंक के एक कंपनी थी, जो देश की सर्वव्यापी कंपनी थी, जो जनरेटर बनाती थी आगरे में, जिसका पूरे देश से क्या विदेश में भी उसके जनरेटर जाते थे। मैंने उनको ये अपना इंटरव्यू दिया और उनको दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। उनसे कहा मैंने कि आपका जनरेटर कभी भी धुआं नहीं देगा, मैं इसे गैस में कन्वर्ट कर दूँ। सलमान जी, क्या अपने प्रोजेक्ट को लेकर आप नेताओं से मिले, उनको बताया, क्या रिजल्ट रहा? जी हाँ, मैं मिला। सबसे पहले मैं 2005 में दिल्ली की सीएम, फोटो 2005 में मैं दिल्ली की सीएम, मैं दिल्ली की सीएम से मिला। इनसे मैंने कहा, ये पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह देखती थी, पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह देखती थी। और उस समय उन्होंने मुझसे कहा, बेटा जिस शहर में तू रहता है उस शहर को छोड़ के तू दिल्ली आ जा, दिल्ली बस जा, मैं तेरे लिए बहुत कुछ करूँगा। मैं अपना चला के रिक्शा लेके गया। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार मैंने जो रिक्शा बनाया, लोगों ने हंसा, लोग हंसे कि रिक्शा चलाओगे आप हैं? मैं आगरे से दिल्ली तक चला के लेके गया रिक्शा। और दिल्ली की सीएम ने मुझसे कहा, मुझे क्या मालूम तूने बनाया है ये रिक्शा, तू अगर बनाने जानता है इसे खोल दोबारा और बना, मैं तुझे जगह देती हूँ। और मैंने बना के दिखाया। और उन्होंने मुझसे बहुत कहा कि बेटा तू यहीं के नागरिक हो जा, मैं तेरी सारी सुविधाएं उत्पन्न करूँगी। अगर तेरी सरकार नहीं सुन रही है तो नहीं सुन रही है। उस समय मायावती सरकार थी, उस समय मुलायम सिंह सरकार थी। ये लोग किसी को प्रोवाइड नहीं करते थे। मैंने उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक प्रोजेक्ट दिया था। राजा हरितमन सिंह मंत्री थे उस समय में। मैंने उनसे कहा, मैंने कि आपकी जो यूपी रोडवेज की बस है, तमाम खटारा बसें हैं, लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। इतनी गर्मी के पीरियड में, इतनी गर्मी होती है उसमें, मैं फ्री में एयर कूल कर दूंगा। मेरे पास आइडिया है। उस आइडिया के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च करे, उधार मांगा, ये देख ये करा वो करा, और लखनऊ रोज आना। वहाँ के जो एमडी थे रोडवेज विभाग के, मंडलायुक्त एमडी, उन्होंने मुझसे ये कहा, बेटा कहाँ चक्करों में पड़ रहा है तू, तेरा 5,000 का प्रोजेक्ट है, ये 50 लाख का बनवाएंगे तुझसे, तू 5,000 के प्रोजेक्ट को 5 लाख का कैसे बना सकता है, 50 लाख का? तो बेटा तू घर बैठ जा चुपचाप, ये प्रोजेक्ट पास नहीं होना कभी भी। और शीला दीक्षित के बाद भी किसी और मुलाकात हुई है? नहीं? हाँ जी, हुई, कई जगह हुई। गडकरी जी से भी हुई सर। गडकरी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर्यावरण पे काम कराते हैं और वो चाहते भी हैं। रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं, बैटरी की गाड़ियों को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराए तो गडकरी जी ने ही कराए। और वो चाहते हैं, उनका आज भी ध्यान एकत्रित रहे इस बात से कि उनका ध्यान आज भी एकत्रित है इस बात से कि जितनी भी कंपनियां हैं चाइना वेट पे चल रही हैं, अगर इंडियन टेक्नोलॉजी पे काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, उनकी एक सोच है। उन्होंने कहा है जितनी कंपनियां आ रही हैं वो सब असेंबल कर रही हैं, सेल कर रही हैं, बेचने पे ध्यान है, बनाने पे ध्यान है, लेकिन किसी का भी ध्यान सर्विस पे नहीं है। तो सर्विस पे पहले ध्यान होना चाहिए, तभी हम उस कदम को आगे बढ़ा पाएंगे। दावा किया जा रहा है शर्मा जी कि जो जितने भी व्हीकल चल रहे हैं उनके सर्विस सेंटर लगातार चल रहे हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, और आप कह रहे हैं कि सर्विस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ऐसा क्यों है? ये तो गडकरी जी का भी आदेश है। गडकरी जी खुद कह रहे हैं ये बात कि सारी कंपनियां सर्विस पे ध्यान दें।
भाई कस्टमर को अगर गाड़ी चलानी है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी तक चाइना की मोनोपोली होती थी, कोई भी पार्ट यूज एंड थ्रो वाला लगाता था बैटरी व्हीकल्स में। जब हम उस चीज़ को मरम्मत करना सीख गए, बनाना सीख गए, रिपेयरिंग करना सीख गए, तो हम क्यों नहीं अपने मेकिंग इन इंडिया का जो लोगो लगाना चाहिए वो लगाएं और बनाएं और करें। तो आज की जो परिस्थिति मेरी जो है, मैं सरकार से चाहता हूँ एक ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए, हर शहर में हर जगह ऐसा हॉस्पिटल खोला जाए। अगर बैटरी की गाड़ी प्रोवाइड हुई है, बैटरी की गाड़ी चल रही है, तो उनको मरम्मत करने के लिए जो टेक्नीशियन है उनको ट्रेनिंग दी जाए। और ऑनलाइन, जब ऑनलाइन सब काम हो सकते हैं सरकार द्वारा, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग क्यों नहीं मिल सकती उन्हें? ऑनलाइन क्यों नहीं काम कर सकता? खुद का कस्टमर अपनी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है वो क्यों नहीं सही कर सकता? चाइना में ऐसा होता है, सब अपने आप ही करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 80,000 गाड़ी ओला की पड़ी हुई है सर्विस पेंडिंग के लिए। क्यों? वो सिर्फ इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि टेक्नीशियन की कमी है, टेक्नीशियन है नहीं है। कोई भी चीज़ 4G 6G 5G जितने सारे जी आगे निकाल दिए आपने, आप उसको मेंटेन करने वाला भी तो लाइए। जापान में जो भी होता है, जापान में जिस तरीके से होता है, जैसा भी होता है, लेकिन वो अपने तरीके से करते हैं। अब आप यहाँ पर रोड इतने इस तरीके से नहीं है, आप 6G लॉन्च कर रहे हैं, दिन में लाइट जल रही है, जैसा जापान में लाइट जलती है हम भी जलाएंगे। BS6 हाँ, क्यों जलाएंगे साहब? हमारा रोड ही नहीं है इस लाइक, या हमारा ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी नहीं है, या हम पहले दुरुस्त करें उस चीज़ को, तब उसके बाद काम करें। तमाम टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तमाम हाईटेक बाइक आई हैं, बाइकल आ रहे हैं जिनमें BS6 आ गया है, जहाँ पार्ट्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन जैसे शर्मा जी का कहना है कि मैंने कई ऐसे इन्वेंशन किए हैं और मैं उन पार्टों को रिपेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो मुझे मौका नहीं दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन मेक इन इंडिया लागू नहीं किया जा रहा है। यहाँ तमाम ऐसे बाइकल हैं जहाँ रिपेयर नहीं किए जा रहे हैं, वो पार्ट्स के और रिपेयरिंग के अभाव में डंप पड़े हुए हैं। आखिर विनोद जी ऐसी क्या वजह है जो आपको आर्थिक जो मदद है वो सरकार नहीं दे रही है? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि आपने साइकिलें का तमाम बनाई हैं, इन्वेंशन किए, आज जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो आपकी देन है, ये आपका कहना है? सर 2012 में मैंने एक पानी से चलने वाली गाड़ी बनाई थी, 2012 में। उसका मेरा खूब जोर शोर से इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसी समय राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी, 2016 की बात है, सॉरी, प्रणब मुखर्जी लखनऊ में एक उद्घाटन में आए थे विज्ञान अनुसंधान के में, तो वहाँ से मुझे प्रमोशन मिला था, आमंत्रित किया था कि आप ना इस एग्जीबिशन में आइए। मैं उस एग्जीबिशन में गया, पहले उन्होंने डेमो के लिए बुलाया मुझे। जब मैंने उनसे कहा साहब मैं जो गाड़ी मैंने मॉडल की है, बनी है मेरी पानी वाली, वो मैं वहाँ तक नहीं ला सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है। अगर विज्ञान अनुसंधान अगर चाहे तो मैं उस गाड़ी को वहाँ तक ला सकता हूँ। तो उन्होंने कि चलो सोच के बताएंगे। मेरा उन्होंने सारा फार्मूला लिया, मेरी वीडियोस ली, सब कुछ लिया, और लेके उन्होंने किसी कॉलेज और किसी इंस्टीट्यूट को दे दिया वो, और इंस्टीट्यूट के थ्रू वो चला, धोखा दे दिया। हाँ जी। और ऐसे ही NIF ने, भारत सरकार की एक संस्था है NIF, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वो करोड़ों रुपया देती है अगर आपको एक कुछ स्टार्टअप करना है। वो लौटाना नहीं होता, वो लोन नहीं होता। उस NIF ने मुझे कहा कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आप जहाँ भी रहे, कैसा भी रहा, लेकिन हम आपकी हेल्प करेंगे, आप हमें सारे प्रोजेक्ट दीजिए। धीरे धीरे करके मैंने उन्हें प्रोजेक्ट दिए, साहब आप करा देंगे साहब मेरा पेटेंट, अगर आप, इन्होंने नहीं, विज्ञान अनुसंधान ने नहीं कराया तो आप करा देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हम करा देंगे। उन्होंने लिया, उन्होंने कहा 15-20 दिन में हम आपको पेटेंट का नोटिस भेज देंगे। और 6 महीने बाद मुझे पता पड़ती है कि वो तो चीज़ चल रही है रोड पे। तो हमने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं आपने ढूंढा बनाया, ये तो यहाँ बन गया, कभी का बन गया। सर इस तरीके से मेरे साथ हमेशा धोखे होते आए। और हाइड्रोजन को लेकर भी आपने कुछ चीजें हाँ, वो पानी वाली गाड़ी, हाइड्रोजन तोड़ के मैंने वो बनाया, पानी वाली गाड़ी, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें मैंने बहुत सारे ऑप्शन रखे थे, उसका वाकायदा वीडियो भी है मेरी। और सबसे बड़ी बात तो क्या कहूँ, MSME के जो मंत्री बने थे, झोपड़पट्टी के रहने वाले केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी जी, जिनके लिए मैंने साइकिल यात्रा करी, उनके निवास तक गया, महीनों साइकिल रखी उन्होंने। भारत सरकार ने 10 कार दी हैं उनको, 10 कार। यही मंत्री जी हैं साहब, ये मंत्री जी हैं MSME के, ठीक है। जब फालतू समय में भी
मेरी साइकिल को अपनी कोठी में चलाते थे, बंगले में। बड़ा ही अच्छी लगती थी उन्हें। किसने साइकिल चलाई है आपकी? मेरी साइकिल मनोज तिवारी जी ने भी चलाई है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी चलाई है मेरी साइकिल। जितने लोग हो सकते उन्होंने चलाई है और सबने आश्वासन ही दिया है मुझे। वायदा क्या किया और आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ सरकार जो जितनी स्कीम है निकाल रही है, अच्छा काम कर रही है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि जो सरकार से निकले हुए व्यक्ति हैं, जो सरकार तक पहुँचते हैं, वो हमारी व्याख्या को नहीं लेके जाते हैं सरकार तक। हमारे देश के राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर मंत्री जो हमारे शहर में बसे हुए हैं, उनसे अगर हम कहते हैं सर हमारी प्रार्थना हमारे योगी तक पहुंचा दीजिएगा, सर हमारी प्रार्थना हमारे मोदी तक पहुंचा दीजिएगा, कभी नहीं पहुंचाई, कभी नहीं। इसके साक्षात प्रमाण है मेरे पास। अगर मुझ जैसे ऐसे व्यक्ति रहे तो देश में वैज्ञानिकीकरण कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, और वैज्ञानिकीकरण होगा तो वैज्ञानिक भूखा मरेगा। और आज तक जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं वो सब अनपढ़ गंवार, जितने भी हुए हैं अनपढ़ गंवारी हुए हैं वैज्ञानिक। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ सरकार जो योजनाएं लागू करती है हम लोगों के लिए पहले प्रोवाइड करे योजनाएं। हम देश का तख्ता पलट सकते हैं, हम देश का वो कुछ कर सकते हैं जो नहीं होना हो वो कर सकते हैं हम काम देश के लिए। तो ये थे मैकेनिक कहें, इंजीनियर कहें, खोजकर्ता कहें, साइंटिस्ट कहें, विनोद शर्मा जी। विनोद सर ने तमाम इन्वेंट किए, साइकिल चलाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, एक जागरण देने के लिए कई सारे ऐसे इन्वेंशन किए। जिस तरह आज गाड़ियाँ देखते हैं, जो कोई गैस की गाड़ी चल रही है, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी चल रही है, कोई कहते हैं बैटरी की गाड़ी चल रही है। तो ये सारी जो खोजें हैं वो विनोद शर्मा जी की हैं, जो आगरा के रहने वाले हैं। इन्होंने तमाम मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से, यहाँ तक कि परिवहन मंत्री गडकरी तक की से गुहार लगाई है कि इनकी मदद की जाए। लेकिन इनका कहना है कि इनके साथ हमेशा धोखा हुआ। इनके प्रोजेक्ट को तो जाना, परखा गया, देखा गया, लेकिन इनके प्रोजेक्ट को पेटेंट करने के लिए इनकी मदद नहीं गई, और पेटेंट ना कराने के आवाम में इनका जितनी भी मेहनत थी वो सारी इन लोगों ने लूट ली। कहीं ना कहीं इनके साथ धोखा हुआ है। और इसी बात से आहत हैं कि सरकारें हम जैसे मैकेनिकों को, हम जैसे इंजीनियरों को, हम जैसे खोजकर्ताओं को मदद नहीं कर रही है। तो जब तक हम जैसे या विनोद शर्मा जैसे लोगों को मदद नहीं मिलेगी तो हमारा देश कहीं ना कहीं तरक्की के रास्ते पर नहीं जा सकता है। तो ये विनोद शर्मा जी का कहना है कि कृपया सरकार ऐसी योजना बनाए जो इन जैसे लोगों की मदद हो। तो विनोद शर्मा जी के साथ जो कहीं ना कहीं छलावा हुआ है, धोखा हुआ है, इस पर क्या राय है? इनके दोस्त पड़ोसी साथ में हैं जिनका नाम है भोज कुमार फौजी जी। भोज कुमार जी से बात करते हैं, आखिर क्या कहना चाहते हैं विनोद शर्मा जी जी। बस इतना कहूँगा सरकार से कि ऐसे जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं कहीं गांव देहात में, गरीबी में, ऐसे टैलेंटों को आप आगे ले जाने के लिए तमाम तरह के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। पर्यावरण भी बच रहा है, स्वदेशी मेक इन इंडिया भी हो रहा है, और प्रतिभाएं भी देश की निकल रही हैं। ऐसे लोगों को संज्ञान में लिया जाए और इनके लिए काम किया जाए। अगर इस तरीके से आज इनकी आप हालत देखेंगे तो एक अच्छा सा मकान भी रहने के लिए नहीं है। अगर वैज्ञानिकों की इस तरीके से हालत होगी, जो कि एक राष्ट्रवादी वैज्ञानिक भी हैं, वो काफ़ी देश के लिए उन्होंने बातें करते हैं, तो इनकी जरूर संज्ञान में लेकर के इनकी तरफ सोचना चाहिए भारत सरकार। वैज्ञानिक हैं, ऐसे वैज्ञानिकों की तरफ सोचना चाहिए, सरकार से गुहार लगाना है इनके मित्र पड़ोसी। मैं अजय कुमार, मैं रेलवे से रिटायर हूँ, सीनियर सेक्शन इंजीनियर था, वॉलीबॉल का कोच भी था। मैंने जब शर्मा जी से मुलाकात की तो मेरे को इनका बारे में सुन के इतना दुख हुआ, और मुझे लगा आज भी ये देश भ्रष्टाचार का गुलाम है। प्रशासन में बैठे भ्रष्ट और गलत टाइप के लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा इनका नुकसान किया है। इनकी तकनीकी पूछी पर इनको आगे नहीं बढ़ाया। इन्होंने जो खोजें की हैं बहुत देश के हित में थी, देश को ऊपर उठाने वाली खोजें थी, जो शायद अगर ये नहीं हुआ, इनको कुछ अवसर नहीं दिया ये प्रेजेंट सरकार ने, जिसको राष्ट्रवादी सरकार कहते हैं, तो मुझे लगता है फिर ये देश अभी भी आज़ाद नहीं है, भ्रष्टाचार का गुलाम है। मेरा निवेदन है, जो भी इस वीडियो को सुने, सरकार के अंदर बैठा या प्रशासन के अंदर बैठा या कोई नेता बड़ा, तो इनको ज़रूर अवसर दे। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है ये सभी से। बोलने को तो बहुत कुछ है, मैं बोलता रहूँगा, पर ये चंद लफ्ज़ों में ही मैं कहना चाहता हूँ कि देश को उठाना है तो ऐसे भाइयों को, ऐसे वैज्ञानिकों को भी ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी, क्या सरकारें ऐसे लोगों पर ध्यान देगी, क्या सरकारें
ऐसे लोगों के साथ धोखा जो होता है उसे रोक पाएंगे। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए प्रीतम सिंह,